हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर टारगेट में। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी विषय को, जो कि बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है और ये नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाले सभी एग्जामों के लिए, यानी कि यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए हम इस सब्जेक्ट को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि फिर आपको कहीं से भी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में कि आखिर इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी के विकास के बारे में, कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, उसके क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्रम में जो सबसे पहला आएगा वो हमारा आएगा संस्कृत। संस्कृत को आर्य भाषा, देवभाषा और सभी भारतीय भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले संस्कृत को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाली को पढ़ेंगे, क्योंकि पाली, संस्कृत के बाद पाली आई थी, जिसको गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों और प्रवचनों में उसका प्रयोग किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृत के बारे में। प्राकृत भाषा जो कि महावीर प्रसाद स्वामी जो थे वो अपने उपदेशों में उसका उपयोग किए थे। उसके बाद हम बात करेंगे अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश एक काफी डिटेल में है, उसके अंतर्गत आने वाली 18 बोलियां हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे 5 उपभाषाओं के आधार पर 18 बोलियों में इसे बांटा है। उसके बाद हम बात करेंगे आवहट्ट की। आवहट्ट के बाद फाइनली हम आ जाएंगे अपने हिंदी पे। तो इसके बाद हम ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो होगा भाषा। इसके बाद पढ़ेंगे हम भाषा। भाषा क्या होता है? अपने भाव और विचारों का व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। वो क्या होता है? भाषा। तो हम अपने भाव और विचार को मुख्य रूप से 2 माध्यमों से व्यक्त कर सकते हैं। वो माध्यम कौन कौन से हैं? एक तो होता है लिखित रूप में, जिसे हम लिख के व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा होता है मौखिक रूप से, यानी कि हम बोल के कर सकते हैं। तो भाषा को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? एक तो होता है लिखित और दूसरा हमारा होता है मौखिक। तो अगर हम बात करें लिखित के अंदर आने वाले जो सबसे लघुत्तम इकाई है वर्ण। वर्ण लिखित में भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। कौन सी? वर्ण। वर्ण से मिलके जो बनता है हम उसको कहते हैं शब्द। वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है और शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बनता है और वाक्य के मेल से पद बनता है। यानी कि भाषा की लिखित रूप में सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है? वर्ण। अगर हम यहीं पे बात करें कि भाषा की लिखित रूप में सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, यहां पे एक वर्ड यूज कर लिया गया है, सार्थक लघुत्तम इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामों में कई बार फंसाने के लिए पूछ लिया गया है। अगर यहाँ पे पूछता एग्जाम में कि सबसे भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो वो हो जाएगा वर्ण। बट अगर यहीं पे पूछ ले सार्थक इकाई कौन सी है भाषा की, तो वो होगा शब्द। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है और शब्दों के मेल से, सार्थक शब्दों के मेल से उसके ग्रुप से वाक्य का निर्माण होता है और वाक्यों के ग्रुप से पद का निर्माण होता है। अगर हम बात करें मौखिक, भाषा के जो मौखिक रूप हैं, मौखिक की जो लघुत्तम इकाई है उसको हम कहते हैं ध्वनि। तो मौखिक रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि। यहां पे क्वेश्चन बनते हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई निम्न में से नहीं है, तो नहीं है तो उसमें दे देगा वर्ण, शब्द, वाक्य, वर्ण, शब्द, ध्वनि और कोई और भी दे देगा, क्योंकि ध्वनि भी भाषा की लघुत्तम इकाई है, बट ये मौखिक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ध्वनि भी भाषा की लघुत्तम इकाई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हिंदी के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है, तो मैं अगर यहीं पे कहूं कि हिंदी के अंतर्गत हमको बस इतनी चीजें पढ़नी है, तो आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्या है, हम इसमें ये हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। तो नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि ये तो बस
एक लिखा हुआ है संक्षिप्त में। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये सिलेबस काफी लंबी हो जाता है, तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। वर्ड क्या है, वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड को हम इसके अंतर्गत दो चीजों को पढ़ेंगे। वर्ड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्णमाला। वर्ड के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले वर्णमाला और साथ में पढ़ेंगे संधि। तो वर्णमाला जो वर्ड हैं, हिंदी के 52 जो अक्षर हैं, जो 52 वर्ड हैं, उनके योग से, उनके मेल से, उनका मेल कैसे होगा, वो संधि से होगा। संधि से हम उनको जोड़ते हैं वर्डों को, और इसके जोड़ने से, इसके संधि से शब्द का निर्माण होता है। तो सबसे पहले वर्ड को पढ़ेंगे, वर्ड को, वर्णमाला और संधि पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे शब्द पे। अब शब्द को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अगर हम शब्द का क्लासिफिकेशन करें, ये तो हमारा हो गया वर्ड, कि वर्ड के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ताकि आप नोट्स बना सकें। तो अब हम बात करेंगे शब्द को। वर्ड के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला और संधि। अगला जो हमारा है शब्द। अब हम शब्द के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो शब्द मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। एक तो होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। मुख्य रूप से दो प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो जिनका कोई एक अर्थ हो, जैसे कि कुर्सी, मेज, पानी, खाना, ये सारे शब्द सार्थक शब्द हैं। निरर्थक की बात करें तो जैसे कि पानी, वाणी। पानी तो सार्थक है, बट इसमें वाणी जो कि निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कुर्सी, उर्सी। कुर्सी तो सार्थक शब्द है, बट उर्सी जो है वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो शब्द को मुख्य रूप से दो वर्गों में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम जो हमारा मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, सार्थक शब्द पे, कि सार्थक शब्द कितने तरह के होते हैं, हम इनको कितने आधार पे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम सार्थक शब्द को मुख्य रूप से 5 आधारों पर इसका वर्गीकरण करेंगे। वो 5 आधार कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। तो सार्थक शब्दों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। वो आधार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अगर आधार आता है तो रूपांतरण के आधार पे। रूपांतरण मीन्स उसके रूप के आधार पे, जो पहला क्लासिफिकेशन है उसके रूप पे हमको 2 भागों में इसको बांटने को मिलता है। सबसे पहले कौन सा, विकारी शब्द, विकारी सार्थक शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द का मतलब होता है जहां पे संज्ञा, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, हम उसको विकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। विकारी या अव्यय शब्द भी कह सकते हैं। विकारी या अव्यय शब्द भी कह सकते हैं। विकारी शब्द क्या है, संज्ञा, लिंग, वचन के आधार पे जो परिवर्तित हो जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, विकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत हम 4 चीजों को पढ़ेंगे। क्या क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम बात करेंगे अविकारी की। रूपांतरण के आधार पर जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है अविकारी या अव्यय। तो अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, वो आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और संबंध बोधक। हम इन 4 चीजों का अध्ययन करेंगे। तो विकारी के अंदर हम इन 4 का अध्ययन करेंगे और अविकारी के अंदर हम इन 4 का अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं हम अगले क्लासिफिकेशन की, जो सार्थक शब्दों का है। तो इसके अंतर्गत जो अगला क्रम है वो आता है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों की भेद की बात करें अगर हम, तो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ शब्द,
योग रूढ़ और यौगिक। यौगिक के अंदर हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग, प्रत्यय और समास का अध्ययन हम कहां करेंगे? यौगिक के अंदर। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति स्रोत या इतिहास स्रोत के आधार पे। तो अगर ये टर्म शायद आपको समझ में आ गया होगा कि रचना या बनावट के आधार पे, कि शब्द की रचना कैसे हुई है, उसका बनावट कैसे है, उसके आधार पे ये क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो रचना या बनावट के आधार पर सार्थक शब्दों का 3 भेद होता है, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। यौगिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अब जो अगला क्लासिफिकेशन हमारा आता है वह है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास स्रोत के आधार पर सार्थक शब्दों का भेद। इसके अंतर्गत 4 टर्म आते हैं। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, विदेशज और देशज। तद्भव का मतलब होता है जो कि हिंदी भाषा से ले लिए गए हो, हिंदी से, उसको हम तद्भव कहते हैं। तत्सम किसके कहते हैं? तत्सम वो होता है जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, संस्कृत की भाषा होती है, उसको हम तत्सम कहते हैं। देशज जो अपने देश की होती है उसको हम देशज कहते हैं। और अगर हम विदेशज की बात करें कि जो शब्द विदेशों के यूज किए जाते, विदेशी लोग जो आए हुए थे, जो शब्द देखे गए उसे हम विदेशज कहते हैं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम अगले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो अगला क्लासिफिकेशन हमारा है सार्थक शब्दों का, वो है प्रयोग या प्रयोग अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। तो प्रयोग या प्रयोग अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो हम इन चारों का अध्ययन करेंगे। प्रयोग या प्रयोग अर्थ के आधार पर हम चार चीजों का अध्ययन करेंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। अब हम बात करेंगे अगले क्लासिफिकेशन की। तो अगला क्लासिफिकेशन हमारा आता है अर्थ। अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। तो ये प्रयोग या प्रयोग अर्थ के आधार पे, मतलब प्रयोग करने के अर्थ के आधार पे ये शब्दों का भेद है, बट ये अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजन। अभिधा, लक्षण और व्यंजन। इस सिलेबस से भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि पूछ लेगा निम्न में से विकारी शब्द नहीं है या निम्न में से विकारी शब्द हैं। तो विकारी या अव्यव, विकारी को हम अव्यव भी कहते हैं जो बे हो जाता है। तो विकारी या अव्यव पूछ लेगा एग्जाम में कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है या है, तो इसमें से ऑप्शन दे देगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये विकारी शब्द हैं, ये अविकारी शब्द हैं, जो कि रूपांतर के 2 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर पूछ लेगा कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का निम्न में से भेद नहीं है, तो दे देगा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और उसमें दे देगा अविकारी या विकारी दे देगा। ये भी क्वेश्चन बन जाता है यहां से। यहां पे बात कर लेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, यहां भी दे देगा कि निम्न में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्दों का भेद नहीं है। तद्भव, तत्सम, समानार्थी, विदेशज दे देगा, तो उसमें समानार्थी नहीं होगा क्योंकि इसके 4 ही होते, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। प्रयोग अर्थ के आधार पर दे देगा और अर्थ के आधार पर दे देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ये अच्छा दिखने के लिए नहीं बनाया, मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन एग्जाम से यहां भी पूछे गए हैं और मेरे बताने का पर्पस ये सिर्फ यही था कि आपको अच्छे से समझ में आए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इस डायग्राम के थ्रू सिलेबस से बता सकूं आपको। तो ये तो फिलहाल अभी सिलेबस है, आगे हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और मैं यकीन दिला रहा हूं आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस आप बने रहिएगा, आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। आपका सपोर्ट और प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो ये तो बात हो गई शब्द की, ये बात हमने कर लिया शब्द की कि भाषा के रूप में जो लिखित शब्द थे। तो पहले हम वर्ण का अध्ययन किए, वर्ण में क्या क्या पढ़े थे हमने बताया। पहले वर्ण के अंतर्गत हम पहले वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला, और हम संधि पढ़ेंगे। संधि के बाद वर्णमाला के संधि, वर्णमाला के मेल से, मेल कैसे होता है? संधियों से होता है। संधि 2 वर्डों का मेल करने का एक मेथड होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो वर्ड मिलके शब्द का निर्माण करेंगे, तो शब्द के अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आई होप सिलेबस से भी आपको काफी चीजें समझ आ गई होगी, कुछ डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो शब्द
का सिलेबस हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे वाक्य की, क्योंकि शब्द से मिलके हमारे वाक्य बनते हैं। अब हम बात करेंगे वाक्य की कि हमको वाक्य के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो देखते हैं आगे वाक्य के बारे में। अब हम बात करेंगे वाक्य की, क्योंकि हमने पहले वर्ड को पढ़ा, शब्द को पढ़ा, और अब वाक्य के बारे में बात करेंगे कि हम वाक्य के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाक्य के हम कई क्लासिफिकेशन किए हैं। तो वाक्य के जो पहला क्लासिफिकेशन है वो शुद्ध वाक्य है। तो वाक्य के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य के नियम की, आखिर जो शुद्ध वाक्य होते हैं उसके नियम कौन कौन से हैं, वह वाक्य शुद्ध कैसे होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट होगा रिक्त स्थान, कि वाक्यों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसकी पूर्ति कैसे करें, उसमें क्या भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, उसका अध्ययन करेंगे। और अगला हम बात करेंगे वाक्यों में त्रुटि, कि वाक्यों में किस तरह की त्रुटि हो सकती है, किस किस प्रकार की त्रुटि हो सकती है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वाक्यों का क्रम, कि वाक्य क्रम बाई क्रम कैसे आते हैं, किस तरह आते हैं, उसका रूल क्या है, उसकी बात करेंगे। तो शुद्ध वाक्य के अंतर्गत नियम और रिक्त स्थान, वाक्यों में त्रुटि और वाक्य को क्रम, इन सब का हम डिटेल अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा आता है उपवाक्य। वाक्य के अंतर्गत जो हमारा दूसरा आता है दोस्तों, हम वाक्यों के अंतर्गत हम 6 शब्द मतलब 6 वाक्यों के आधार पे हम इसका अध्ययन करेंगे। 6 बेसिस के आधार पे हम वाक्यों का अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा हो गया शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य के अंतर्गत अब हम बात करेंगे उपवाक्य। उपवाक्य क्या होते हैं, वाक्य के साथ ये जुड़े होते हैं, वाक्य के साथ जुड़ा हुआ ये दूसरा वाक्य होता है जिसे हम उपवाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो इसमें जो पहला वाक्य होगा उसको हम प्रधान और दूसरा जो होगा उसको हम विशेष कहते हैं। तो उपवाक्य के अंतर्गत हम 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। क्या क्या, संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उपवाक्य के अंतर्गत हम संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करेंगे पदबंध। पदबंध क्या होता है, पदबंध कई पदों के समूह के जो वाक्यांश होते हैं हम उसको पदबंध कहते हैं। तो पदबंध के अंतर्गत हम संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, इन 5 पदबंध का हम अध्ययन करेंगे। तो इसके कभी कभी संख्या भी पूछ लिए जाते हैं कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो उपवाक्य 3 प्रकार के, कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण और क्रिया विशेषण। पदबंध कितने होते हैं, 5 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। अब बात करेंगे रचना या निर्माण के आधार पे। ये इससे हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देख लीजिएगा, यूपीएससी का कोई भी पेपर हो, सभी पेपरों में इसके 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वाक्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रचना या निर्माण के आधार पे वाक्य, कि वाक्यों का जो रचना के आधार पे या निर्माण के आधार पे जो वाक्य है वो कितने तरह के होते हैं, 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये सरल, मिश्र और संयुक्त ये क्या क्या होते हैं, हम इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा प्रयोग या वाच्य के आधार पे। वाच्य के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के आधार पे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कि कर्म की प्रधानता है, कि भाव की प्रधानता है। इन तीनों के बेस पे हम प्रयोग या वाच्य के आधार पे इसका अध्ययन करेंगे। कौन कौन से, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और जो हमारा आखिरी आता है, जो अंतिम क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है अर्थ के आधार पे वाक्यों का भेद। अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विधिवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। इन सभी सिलेबस से जो हमने अभी तक सिलेबस बताया है, इन सिलेबसों से कई क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज पूछ लिए गए हैं।
तो इसलिए ये डायग्राम बना के समझाने का मतलब हमारा यही है कि सिलेबस अच्छे से कंठस्थ हो जाए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके सिलेबस जिस तरह से लिखा गया है ताकि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हमारे दिमाग में सेव हो जाए। तो हमने वर्ड पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, वाक्य पढ़ लिया, अब हमारा बचेगा क्या? पद। तो पद के अंतर्गत हम 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। वो 3 चीजें क्या हैं? पद के अंतर्गत हम रस, छंद और अलंकार का अध्ययन करेंगे। रस, छंद और अलंकार। तो पद के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? रस, छंद, अलंकार, और यहीं पे हमारा हिंदी हो जाएगा खत्म। तो इतनी चीजें हमको हिंदी के सिलेबस में पढ़नी है। अगर इतनी चीजें हमने पढ़ लिया तो यकीन मानिए आपके यूपी लेखपाल में 25 से 25 क्वेश्चन आने से कोई नहीं रोक सकता। इस सिलेबस को, इस विषय को इस तरह से आपको तैयार करवाएंगे कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही आसानी से 25 में 25 स्कोर कर सकेंगे। तो आशा है कि इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम कल से हिंदी का डिटेल अध्ययन करेंगे, स्टार्टिंग से सभी पॉइंटों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे कि वो हमको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। एक ही बार पढ़ने से मैं यह यकीन दिलाता हूँ कि बस आप एक बार देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे से भी शेयर करके करवाइए, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, जितना प्यार करेंगे, हम उतने ही ज़्यादा कंटेंट आपके लिए, उतनी अच्छी अच्छी कंटेंट आपके लिए ला सकेंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।